हेलो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड। और इस एपिसोड में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में सीखेंगे कि ये क्या होता है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, उसके पहले हम आपको बहुत बेसिक फंडा समझाएंगे, एक जिससे कि आप इसको कोरिलेट करेंगे, इससे उस बेसिक फंडे में संबंध देखेंगे तो आपको थोड़ा बहुत आसानी हो जाएगी। देखो, आपने किसी पाइप को देखा है? कोई पाइप जिसमें से पानी आ रहा हो, ठीक है। तो पाइप का मान लो एरिया ऐसे है, ठीक है, और इसमें से पानी आ रहा है, ऐसे पाइप के अंदर से पानी आ रहा है। इस पाइप का एरिया अगर ए है, अगर आप सामने से देखेंगे तो ये पाइप गोल गोल ऐसे दिखेगा। पाइप का क्रॉस सेक्शन, पाइप की रेडियस होगी आर, तो पूरा एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। जब आप ऐसे साइड से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा और यहाँ से पानी निकल रहा है। तो पर सेकेंड जो पानी का वॉल्यूम निकलता है पर सेकेंड, उसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। आप ये सब चीज़ें जानते हैं। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट मीन्स फ्लो रेट इन 1 सेकेंड। तो ये कैसे निकालते हैं? फ्लो रेट ऑफ वाटर इन 1 सेकेंड इक्वल टू होता है एरिया और पानी की जो स्पीड है ए वी, वेयर वी इन द मीटर पर सेकेंड इफ, और ये एरिया भी अगर मीटर स्क्वायर में लिया जाए तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो हमारा मीटर क्यूब पर सेकेंड में आ जाएगा। तो पर यूनिट टाइम, जरूरी नहीं कि सेकेंड हो, मिनट भी हो सकता है, आवर भी हो सकता है। तो पर यूनिट टाइम जो वॉल्यूमेट्रिक जितना वॉल्यूम वाटर का फ्लो निकला उसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। और फ्लक्स, फ्लक्स मीन्स होता है कि 1 सेकेंड में या 1 यूनिट में निकलने वाले वॉल्यूम का अमाउंट, ये है यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक फ्लक्स। तो इससे आपको कुछ आइडिया मिला होगा, ठीक है। चलो, अभी ये बहुत सीधा सीधा केस था। अभी हमारा जो क्रॉस सेक्शन है, कुछ मान लो कि क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसा है, पाइप का ऐसा है, बिल्कुल ऐसे सीधे नहीं कटा हुआ है। अभी हमने यहाँ पाइप का क्रॉस सेक्शन बिल्कुल सीधा काटा था। अब की बार पाइप का जो पाइप था उसका क्रॉस सेक्शन हमने ऐसे कुछ काट दिया है ये। अब इसका ये टोटल एरिया है हमारा ए, यहाँ से इसके अंदर से वाटर निकल रहा है या वाटर जा रहा है, और वाटर की जो स्पीड है वो अभी v ही है और उसकी स्पीड बिल्कुल सीधे है। लेकिन एरिया जो हमारा है वो ऐसे है, और अगर एरिया हमारा कुछ ऐसे हो गया, टिल्टेड हो गया है, वेलोसिटी यानी v, वाटर की जो वेलोसिटी है उसकी जो डायरेक्शन है वो ऐसे है। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम होता है वो होता है, पहले इस एरिया का एक वेक्टर लो। तो एरिया का वेक्टर मतलब एरिया और उसकी नॉर्मल डायरेक्शन। तो इसकी नॉर्मल डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी, जिस ओर एरिया का नॉर्मल डायरेक्शन होगा, और वॉल्यूम और ये वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है, दोनों के बीच में एक एंगल है। तो वेलोसिटी का इस एरिया के नॉर्मल के अलॉन्ग जो वेक्टर होगा वही वॉल्यूम फ्लो कराएगा। तो वो होगा ए वी, इस वेलोसिटी का इधर की ओर कंपोनेंट वी कॉस थीटा, यानी ए एरिया वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर।
सिमिलरली आप अगर इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ए और बाद में वी लिख सकते थे। तो ए कॉस थीटा मतलब इस एरिया का प्रोजेक्शन अलोंग वेलोसिटी वेक्टर। ये अगर ए है पूरा एरिया, तो वेलोसिटी के बिल्कुल नॉर्मल एरिया आपका कितना रहेगा, ए कॉस थीटा। ऐसे देखिए, ये ए, तो वेलोसिटी के नॉर्मल जो आपका, अगर ये पूरा एरिया है ए, तो ये जो एरिया होगा ये होगा ए कॉस थीटा। पहले एरिया ऐसे कट था और उसका ओरिजिनल एरिया ए था, तो उसका डायरेक्शन ये था एरिया वेक्टर। अगर उसका आप इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन लें तो वो ये आएगा और उसका डायरेक्शन ये होगा, दोनों के बीच में एंगल थीटा होगा। तो अगर इस ओरिजिनल वाले सेक्शन का एरिया है ए, तो प्रोजेक्टेड एरिया होगा ए कॉस थीटा। तो ये आया आपका ए डॉट वी, ये है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो और फ्लक्स। तो अभी हमने आपको वॉल्यूमेट्रिक फ्लक्स के जरिए आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट दिया कि कैसे वॉल्यूमेट्रिक फ्लो निकालते हैं। जब एरिया का वेक्टर, एरिया वेक्टर क्या होता है, अभी इसके पहले हमने आपको समझाया था कि जब एरिया का वेक्टर और वेलोसिटी का वेक्टर सेम ना हो, सेम डायरेक्शन में ना हो, उनके बीच कुछ एंगल बनता हो, तो हमारा जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो या फ्लक्स आएगा वो एरिया वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर, दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट होगा। यानी जो एंगल बनेगा उसका कोसाइन, या सिंपल एरिया और एरिया की डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट, या वेलोसिटी और वेलोसिटी की डायरेक्शन में एरिया का प्रोजेक्शन। जब एरिया वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर एक ही डायरेक्शन में ना हो, जैसे यहाँ तो एरिया वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर, एरिया भी और वेलोसिटी वेक्टर बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में थे, तो यहाँ तो बिल्कुल ये फार्मूला लग गया। लेकिन कुछ ऐसा हुआ तो फार्मूले में डॉट प्रोडक्ट लग गया। तो कुछ ऐसा ही होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये मान लो कोई एरिया है, ठीक है, ये कोई एरिया है, छोटा बनाते हैं थोड़ा। ये कोई एरिया है जिसका मैग्नीट्यूड है dA, मतलब उस एरिया का सरफेस एरिया जो है वो है dA, और इस एरिया पर जो नॉर्मल वेक्टर है वो है n कैप, मीन्स उसका नॉर्मल वेक्टर। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइंस फ्लो हो रही हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका है इलेक्ट्रिक लाइंस। और इन इलेक्ट्रिक लाइंस की जो डायरेक्शन है वो कुछ इस साइड में है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं इनकी डायरेक्शन कुछ ये है, यानी एरिया वेक्टर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो थीटा एंगल बना रहा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइंस फ्लो हो रही हैं इस एरिया में। तो यानी जैसे पीछे ये था ना, ये वेलोसिटी फ्लो हो रही है इस एरिया में, तो हमको मिलता था फ्लो फ्लक्स या वेलोसिटी फ्लक्स। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लो हो रही हैं। अगर किसी एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एरिया को चीर के फ्लो हो रही हैं, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो फ्लो हो रही हैं किसी एरिया को पियर्स करके, तो यहाँ उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यही है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक
लाइन जो है वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को। यानी कह सकते हो आप कि किसी सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड पियर्स कर रहा है या इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सरफेस को चीर के आगे बढ़ रहा है। तो उस फील्ड से जाने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो उस एरिया के रिस्पेक्ट में जो फ्लो होगा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के टर्म में समझ में आ गया ना। तो इसको हम थोड़ा इजी करते हैं पिक्चर, और थोड़ा ऐसे ज़्यादा समझ में आएगा। ये मान लो एरिया है dA और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है इसके अंदर से E, और ये जो dA है ना इलेक्ट्रिक एरिया dA जो है यानी ये एरिया, इस पर जो नॉर्मल होगा यानी जो रिप्रेजेंट करेगा एरिया वेक्टर को, तो एरिया वेक्टर के साथ ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये मान लो कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा होगा ई वेक्टर यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ, तो ई वेक्टर यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, यानी ई वेक्टर ई का मैग्नीट्यूड, एरिया का मैग्नीट्यूड, और दोनों के बीच में जो एंगल जो बन रहा है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एरिया वेक्टर के साथ, एरिया पर जो परपेंडिकुलर जो वेक्टर है उसके साथ जितना एंगल बना रहा है उसका लगेगा, उसका होगा यहाँ पर कोसाइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एंड एरिया वेक्टर ये जो हैं ये कोलिनियर हैं यानी बिल्कुल सेम डायरेक्शन में है, यानी थीटा इक्वल टू 0, बिल्कुल एरिया, ये जो एरिया वेक्टर है यानी इस एरिया पर जो परपेंडिकुलर है और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में होते ऐसे, मतलब एरिया वेक्टर और ये ई वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में होते तो फ्लक्स हमारा मैक्सिमम होगा, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये होता E इंटू dA। और अगर E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ये एरिया वेक्टर के साथ जो एरिया वेक्टर है डायरेक्शन, दोनों अगर परपेंडिकुलर होते यानी E परपेंडिकुलर टू dA, तो फाई हमारा यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा 0 होता। और अगर E और ये dA यानी एरिया वेक्टर दोनों अगर अपोजिट होते एक दूसरे के, यानी एरिया आप वेक्टर उधर है और ये E इधर है, तो जो फ्लक्स आता हमारा वो दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो मैग्नीट्यूड तो ज़्यादा होगा लेकिन उनके बीच का एंगल 190 होगा, 180 होगा, यानी वो आएगा माइनस, यानी निगेटिव आएगा। समझ में आया? अगर किसी सरफेस से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है तो वहाँ पर वो जब पास होगा तो हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव तब होता है जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों पैरेलल हों। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो फ्लक्स 0 हो जाएगा,
और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर अगर अपोजिट हैं तो फ्लक्स जो होगा वो हमको निगेटिव मिलेगा। समझ में आया? इसको हम जो अभी हमने आपको जो बताया है इसको हम एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा अच्छा समझाएंगे। ठीक है, माना अभी ये थ्योरेटिकल फॉर्म आपको थोड़ा हार्ड लग सकता है, समझ में थोड़ा लाइटली आ सकता है, लेकिन अब हम जब इसका एग्जाम्पल आपको देंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो एग्जाम्पल देते हैं। थोड़ा तो आपको बेसिक आइडिया मिल गया ना। अब इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे हम कैलकुलेट करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखना। ये देखो, ये एक क्यूब है और मान लेते हैं कि ये एक गॉसियन सरफेस है। ये इमेजिनरी भी आप ट्रीट कर सकते हैं या रियल में कोई ये क्यूब हो सकता है। ये क्यूब है तो इसकी हर साइड इक्वल होगी और हर फेस का एरिया इक्वल होगा। मान लो कि इसका हर एक फेस का एरिया है ए, अगर हर साइड ए है तो हर फेस का एरिया ए स्क्वायर होगा। यानी इसका नाम देते हैं, अगर ओ ए बी सी डी ई एफ जी, हो गए सब कॉर्नर के नाम। ठीक है, तो हो गए, तो ए बी सी डी, ठीक जैसे ये फेस है ना ए बी सी डी, ये जो स्क्वायर फेस है इसका एरिया ए लिख लो चाहे ए स्क्वायर लिख लो, वेयर ए इज वन साइड, एक साइड की डायमेंशन है। करेक्ट? देखो यहां से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है जिसका मैग्नीट्यूड है E इक्वल टू 8I। I मीन्स वो x डायरेक्शन की ओर, x को I कैप लिखते हैं ना, तो I कैप, y को हम लिख लेंगे j कैप और z एक्सिस को हम लिख लेंगे k कैप डायरेक्शन। तो 8I यानी कि x डायरेक्शन में 8 यूनिट का एक मैग्नीट्यूड 8 यूनिट का I डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। ठीक है, यहाँ से ऐसे चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये उसकी इलेक्ट्रिक लाइन समझ लो। तो ये ऐसे इसमें इंटर करेंगी और उधर से निकलेंगी। ये फील्ड लाइंस यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस क्यूब में घुसेंगी और उधर से निकल जाएंगी। तो इसकी डायरेक्शन ऐसे है ना, तो ये ऐसे ही यहाँ से इस फेस से इंटर करेंगी FGOE से, यानी इसके जस्ट अपोजिट वाले से इंटर करेंगी और ऐसे निकल जाएंगी आगे की ओर। यहाँ से इंटर करेंगे, यहाँ से निकलेंगे। तो हम कैलकुलेट करेंगे कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस क्यूब में कितना है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनक्लोज्ड बाय दिस क्यूब कितना है, इस क्यूब से होकर कितना फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस क्यूब में नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, देखते हैं।
इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट सरफेस एरिया, जिस एरिया को वो पियर्स करेगा या जिसको चीरेगा जिस एरिया को, वो एरिया इमेजिनरी भी हो सकता है और रियल भी हो सकता है। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड डी फाई। तो टुबगर एरिया बड़ा है और कॉन्टिन्यूअस टाइप का है, तो ये इसको इंटीग्रेशन मतलब सरफेस इंटीग्रेशन यानी टोटल एरिया पर आप अप्लाई करेंगे तो आपको टोटल गॉसियन सरफेस से इनक्लोज्ड आपको मिल जाएगा कितना फ्लक्स है। ठीक है, तो देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पहले आएगा इस सरफेस पर। कौन सा सरफेस? ये सरफेस FGOE। इसका एरिया A है, लेकिन इस सरफेस की डायरेक्शन हम बोल चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम गॉसियन कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं, गॉसियन सरफेस लगाते हैं, और गॉसियन सरफेस में जो सरफेस वेक्टर होता है वो सरफेस से बाहर की ओर होता है, यानी आउटवर्ड होता है, बाहर की ओर होता है। तो ये जो एरिया आपको दिख रहा है ना, ये जो स्क्वायर एरिया जो दिख रहा है FGO और E, एरिया ऑफ ये जो एरिया को ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं स्क्वायर बनाकर, तो FGOE इसका जो एरिया आएगा वो तो है A, एक जगह पर स्मॉल a स्क्वायर, अगर उसकी एक साइड पता है आपको, पूरा पता है तो A, अब हम कैपिटल A से लिखेंगे। और ये जो है ना, ये आप जो इनक्लोज्ड जो गॉसियन सरफेस है उससे आप बाहर की ओर लेंगे एरिया, तो ये आ जाएगा -i कैप। तो इस सरफेस से जब ये फ्लक्स आएगा, यानी फ्लक्स इसी सरफेस से FGOE, तो वो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड यानी E और डॉट एरिया, तो 8i डॉट A माइनस i। ये देखिए इसकी डायरेक्शन है माइनस, तो ये आ जाएगा आपका -8a। i डॉट i इक्वल टू 1 होता है माइनस के साथ। ये जब फील्ड इस यहाँ से इंटर करके, मतलब इस एरिया से इंटर करके जब इसके सामने से निकलेगा, तो ये एरिया आ जाएगा ABCD। तो गॉसियन सरफेस ABCD में आओ, तो जब इसका जो एरिया जो आएगा वो आ जाएगा A, लेकिन अब ये सरफेस है और अब गॉसियन जब सरफेस होता है उसकी बाहर की ओर हम एरिया वेक्टर लेते हैं, यानी अगर ये सरफेस है ABCD तो इसकी डायरेक्शन हम इधर ही लेंगे। तो इस एरिया की डायरेक्शन मतलब इस साइड, यानी I डायरेक्शन टाइप में, I डायरेक्शन की ओर, तो इसका एरिया जो एरिया वेक्टर आएगा वो आएगा A, लेकिन I कैप यहाँ माइनस था, इसके पीछे वाले का -i, इसका +i, तो इससे इनक्लोज, इससे निकलने वाला जो फ्लक्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स, वो आ जाएगा E डॉट A होता है पूरा, तो यही आपने पढ़ा है ना, E डॉट DA, एक्चुअली ऐसे लिखना चाहिए इस टाइप का, तो E 8i और डॉट, ये आपको पता है पूरा एरिया इसका A, और उसकी डायरेक्शन भी पता है I कैप, यानी ये आ जाएगा आपका +8a। ओके, नंबर 2 डाल दो। अब ये एरिया लो, FGBA, ये स्क्वायर एरिया है, लेकिन इसकी डायरेक्शन इस साइड में होगी, यानी y डायरेक्शन में। तो एरिया FGBA,
उसको जब आप डायरेक्शन के साथ एरिया वेक्टर के साथ लिखेंगे तो ए और जे कैप ऊपर, सिमिलरली ई ओ सी डी, इसकी डायरेक्शन, इस वाला जो ये जो सरफेस एरिया है इसकी डायरेक्शन नीचे की ओर ये। अब जी बी सी ओ, ये देखो स्क्वायर जी बी सी ओ, इसके ये जो है वो जेड एक्सिस के पैरेलल है, तो उसकी डायरेक्शन उस पार जाएगी, क्योंकि हम आउटवर्ड लेते हैं। गॉसियन सरफेस को सॉल्व करते वक्त ये गॉस थ्योरम, जो हम गॉसियन सरफेस ले रहे हैं ना, इसमें हम हमेशा एरिया की डायरेक्शन आउटवर्ड लेते हैं। तो ओ सी बी जी, माइनस के कैप, और अब सामने वाला ये फ्रंट वाला एफ ए डी ई, एरिया एफ ए डी ई, ये होगा ए और के डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। देखो इन चारों की जो डायरेक्शन है, ये जो मिले हमको अभी, ये भाई दो के तो हमने निकाल लिए, बाकी ये चार सरफेस अभी और थे। इसकी जे कैप है, इसकी माइनस जे कैप है, इसकी माइनस के कैप है, इसकी के कैप है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है वो आई है, आई डॉट जे या आई डॉट के। ये कितने होते हैं? ये सब जीरो होते हैं, माइनस हो या प्लस हो ये सब जीरो होते हैं, बिकॉज आई इज परपेंडिकुलर टू द जे वेक्टर एंड के वेक्टर। तो इसका मतलब है कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस हैं वो इन एरिया से फ्लो होकर निकलेंगे ही नहीं, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इधर है और ये नॉर्मल पड़ता है। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस हैं वो इससे नहीं निकलेंगी, इस वाले नीचे से नहीं जाएंगी एरिया से, इस ऐसे नहीं आएंगी, और इसके पीछे वाले में नहीं जाएंगी, क्योंकि अगर इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो सब जीरो होगा। यानी फ्लक्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेटेड टू दिस एरिया, दिस एरिया, दिस एरिया एंड दिस एरिया इक्वल टू जीरो। यानी चार सरफेस जो हैं उनसे तो फ्लक्स निकल ही नहीं रहा है, फ्लो ही नहीं हो रहा है, केवल दो सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्लो हो रहा है। एक माइनस आई कैप यानी माइनस एक्स एक्सिस वाला जो एरिया है, और ये प्लस एक्सिस वाला एरिया। तो जब हम फ्लक्स का सम करते हैं तो बाकी तो चार एरिया से फ्लक्स जीरो ही मिला, एक ये मिला -8a और एक ये मिला +8a, तो ये भी सम होकर आ जाएगा जीरो। इसका मतलब इस क्यूब से पास होने वाला सारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो है। बहुत डिफरेंस है, थोड़ा याद रखना। इस इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम फ्लक्स जब निकालते हैं तो यहाँ गॉसियन सरफेस इन्वॉल्व करते हैं। गॉसियन सरफेस में जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा जो गॉसियन सरफेस होता है उसके बाहर की ओर होता है, आउटवर्ड, उसके अंदर नहीं आता है। जैसे इस सरफेस का जो हमने एरिया वेक्टर लिया था वो बाहर की ओर लिया था, बाहर की ओर। इससे क्या हुआ कि सारा हमारा फ्लक्स हमारा जीरो आया। सपोज करो इसी क्यूब से वाटर जा रहा होता, पानी फ्लो करा रहे होते, तब फ्लक्स जीरो नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर एरिया वेक्टर को आउटवर्ड लेने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन जो गॉसियन सरफेस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, वहाँ हम एरिया वेक्टर हमेशा जो हमारा क्लोज्ड गॉसियन सरफेस होता है इसके बाहर की डायरेक्शन में लेते हैं, इससे अवे। गॉसियन सरफेस का जो वेक्टर होता है उसको अवे लेते हैं, बाहर की ओर, आउटवर्ड की ओर, इनवर्ड की ओर नहीं लेते हैं, तभी इसका फ्लक्स जीरो आया। ठीक है, ये फ्लक्स अपने परपेंडिकुलर सरफेस से पास नहीं होता है, क्योंकि ये जो फील्ड लाइंस जा रही हैं वो ऐसे निकल जाएंगी पार, तो
ई डॉट ए इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, यानी उनसे फ्लक्स पास नहीं होगा। एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं जिससे हमको और थोड़ा समझ में आएगा। यही एक ऐसा ही एक क्यूब है। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा, आई कैप जे कैप डायरेक्शन और ये के कैप, ये ओ, तो यानी ठीक है, इसके नाम दे दो क्यूब के, ओ ए बी सी डी ई एफ जी हो गए, उसके 8 कॉर्नर हो गए पूरे। ठीक है, पहले क्या करते हैं, पहले देखते हैं कि इनके सभी सरफेस जो हैं उनके एरिया वेक्टर कितने हैं। तो ए बी सी डी, अगर इनकी एक साइड ए है तो एक सरफेस का एरिया जो है वो स्मॉल ए स्क्वायर आएगा। तो हम ये कैपिटल ए फॉर एग्जांपल यूज करेंगे। तो पहले एरिया वेक्टर ए बी सी डी ए आई कैप, क्योंकि गॉसियन सरफेस में इलेक्ट्रिक मतलब फील्ड वाले केस में जो हम गॉसियन सरफेस इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के बाहर होना चाहिए ऐसे। तो ये आ जाएगा इतना। सिमिलरली इसके अपोजिट फेस वाला एफ ई ओ जी ए माइनस आई कैप, ओके। ऊपर वाला एफ ई बी सी एरिया, एफ ई बी सी ए और जे कैप। सिमिलरली नीचे वाला एरिया ओ ए डी जी माइनस जे कैप। ठीक है, चूंकि इसकी डायरेक्शन इधर जाएगी। अब ये फ्रंट एरिया लो, एफ सी डी जी के कैप, और वो बैक वाला एरिया लो ओ ई बी ए माइनस ए के कैप। तो देखो हमको सभी जो सरफेस एरिया हैं, हमको सभी सरफेस एरिया के एरिया वेक्टर तो मिल गए। अब मान लो इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड कोई पास हो रहा है, हमको उसकी एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं पता है, लेकिन हमको पता है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड अब की बार यूनी डायरेक्शनल नहीं है, यानी यूनिफॉर्म नहीं है, वो वेरिएबल भी है। जैसे 3xi प्लस 4j प्लस 8z के, जो वैरी कर रहा है डिस्टेंस के साथ। यानी अब की बार इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस हैं वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है। वो एक्स पर भी डिपेंड कर रही हैं, के जेड पर डिपेंड कर रही हैं, और वाई पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। चलो अच्छा, वाई की ओर वो यूनिफॉर्म है, इधर हमने वाई नहीं लिखा। यानी वो डिस्टेंस के साथ भी वेरी कर रही हैं और किसी एक डायरेक्शन में भी नहीं है।
आई में भी है, मतलब आई डायरेक्शन में भी उसकी कुछ कंपोनेंट हैं लाइंस के, जे डायरेक्शन में भी हैं और के डायरेक्शन में भी हैं। तो हम निकालेंगे कि टोटल फ्लक्स कितना है इस गॉसियन सरफेस पर। इस गॉसियन सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, तो टोटल फ्लक्स इस सरफेस से रिलेटेड कितना है। तो हर सरफेस से रिलेटेड आप निकालो। तो पहला सरफेस ए बी सी डी फ्लक्स इक्वल टू, फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट ए और टोटल सरफेस पर इंटीग्रेशन। अगर आपको एरिया वेक्टर सीधा ही सीधा पता है तो आप इसको ई डॉट ए ऐसे लिख सकते हो। अगर नहीं पता है तो फिर आप इंटीग्रेट कीजिए। अभी इंटीग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट हम अभी आपको नहीं सिखा रहे हैं, आगे बताएंगे। तो अभी आप सिर्फ इस फार्मूले पर ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर डायरेक्टली। तो इस एरिया से रिलेटेड आपका फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर 3xi प्लस 4j और प्लस 8zk डॉट ai। तो आपका ये इससे जब डॉट करेंगे जीरो आ जाएगा, इससे डॉट कर जीरो आ जाएगा, बचेगा ये। तो 3xa ओनली फाई ए बी सी डी। सिमिलरली इसका आप निकालिए, इससे इस सरफेस से फ्लक्स पास होने वाला। तो एफ ई ओ जी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर यानी ये और डॉट ए माइनस आई करेंगे तो बाकी ये जे कंपोनेंट जीरो हो जाएंगे, आ जाएगा -3xa। सिमिलरली आप जे और माइनस जे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप जे और माइनस जे भी लिख सकते हैं और के और इनसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आप टोटल निकाल के देखिए कि कितना फ्लक्स आपका आ रहा है। बिल्कुल सिंपल सा है, आपको बार बार डॉट प्रोडक्ट करना है। अभी हम इंटीग्रेशन पर ये पूरा ये एरिया इंटीग्रेशन पर अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी सिर्फ हम ये डायरेक्ट फार्मूला लगा के काम कर रहे हैं, ई डॉट ए लगा के। तो इसको आप सॉल्व कीजिए। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तो आपको हर सरफेस से डॉट प्रोडक्ट करना होगा और फिर टोटल निकालना होगा। टोटल फ्लक्स तो सभी का सम कर दीजिए, देखिए आंसर कितना आता है। एक आपको एग्जांपल और देते हैं। चलो थोड़ा मेहनत करो, वहाँ पर डॉट प्रोडक्ट बार बार निकाल के देखो। इसी बहाने आपका वेक्टर डॉट प्रोडक्ट भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ये देखो, ये आपका एक सिलेंडर है, ये एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, कह सकते हो ये एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, हॉलो टाइप का सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटर कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा है, मान लो इधर ये ई मान लो और उसकी डायरेक्शन आई मान लो, या ई आई, उसका मैग्नीट्यूड है ई और डायरेक्शन है आई, यानी बिल्कुल सीधे, ठीक ऐसा। हमको निकालना है कि इस सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस से कितना हमको फ्लक्स मिलेगा, फाई। देखो यहाँ पर सरफेस कितने हैं, एक ये सरफेस है जो कि सामने से देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, बिल्कुल बिल्कुल सर्कुलर, जिसकी रेडियस है आर, ओके। ये तो उसका एरिया जो होगा वो पाई आर स्क्वायर होगा, ओके। सिमिलरली ये भी ऐसा ही होगा, बिल्कुल इसी तरह, ओके। और तीसरा जो सरफेस है ये सिलिंड्रिकल सरफेस है, ये वाला, ठीक है। ये
मतलब इसके चारों ओर का सरफेस, वो कितना होगा, वो सिलिंड्रिकल जो सरफेस होगा, अगर इस एरिया का नाम A1 दे दो तो ये होगा A1। सिमिलरली A2 अगर इसको एरिया का नाम दे दो तो A2 भी हमारा पाई आर स्क्वायर आएगा, क्योंकि वो भी ऐसा ही होगा सर्कुलर। और ये जो इस सिलिंड्रिकल के जो चारों ओर जो सरफेस है, इसको अगर नाम A3 दे दो तो A3 विल बी पाई आर स्क्वायर, और अगर ये डिस्टेंस सिलेंडर की L है तो पाई आर स्क्वायर इंटू L, ये आपका सरफेस एरिया होगा इस वाले जो ये वाला है। ठीक, जरा ध्यान से देखो, हम A3 कौन सा है, A3 ये सरफेस है, ये वाला पूरा ऊपर ऊपर का ये वाला, ठीक है, ये वाला, ना कि ये वाले, ये क्रॉस सेक्शन नहीं, ये जो सिलिंड्रिकल सरफेस है। ओके, सिलिंड्रिकल सरफेस का जरा आप छोटा सा पार्ट देखो, ये मान लो बहुत छोटा पार्ट है, तो इसका जो एरिया का जो डायरेक्शन आएगा वो आउटवर्ड होगा। हमेशा बोला मैंने, आउटवर्ड लेते हैं गॉसियन सरफेस से अवे। तो अगर हम ये छोटा सा सरफेस लें तो उसका जो एरिया अगर छोटा dA है तो उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, यानी अवे फ्रॉम द सरफेस। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे इस सरफेस के ऐसे यूं। तो अगर ये इधर आप ले लो x डायरेक्शन, तो इधर की ओर आप लेंगे y डायरेक्शन, यानी ये जो A3 की जो डायरेक्शन है ये हमारी अवे, यानी कि के y डायरेक्शन में होना चाहिए ये। सिमिलरली मतलब x एक्सिस के परपेंडिकुलर, अगर ये एक्सिस ऐसे है, जिस ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, आप क्रॉस सेक्शन की ओर ध्यान करके देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, और ये जो सरफेस है ना, ये पाई आर स्क्वायर एल, यानी ये गॉसियन सरफेस, इसकी डायरेक्शन ऐसे है, क्योंकि इसका कोई भी छोटा एलिमेंट लीजिए वो लगभग फ्लैट है, तो उसकी डायरेक्शन ऐसे, उसकी डायरेक्शन ऐसे, कोई भी छोटा सरफेस लीजिए। तो इसी तरह हम मान सकते हैं कि हर एलिमेंटल सरफेस का डायरेक्शन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो यानी इस एरिया से पाई आर स्क्वायर एल से गुजरने वाला सारा फ्लक्स जीरो होगा, क्योंकि इस सरफेस पर मौजूद सभी एलिमेंटल एरिया, यानी सभी एरिया, चाहे आप जो सेक्शन ले एरिया का, उसका जो एरिया वेक्टर होगा वो ऐसे होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल होगा 90 डिग्री का, तो वहां से निकलने वाला फ्लक्स होगा हमारा जीरो। बहुत समझिए इस चीज को कि ये जो पाई आर स्क्वायर एल वाला जो एरिया है, इस पर आप कोई भी सरफेस उठा लो, ये जो एरिया है ना, ये वाला, इस पर आप कोई भी छोटा सरफेस उठा लो, उसका एरिया वेक्टर उस सरफेस के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड होगा, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो अलोंग दिस डायरेक्शन जा रहा है। तो ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन परपेंडिकुलर हैं, यानी इस सरफेस से कहीं भी आप देखो तो इस सरफेस पर कोई भी एलिमेंट लो, वो उसका एरिया वेक्टर इस एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब वहां से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। अब बचा ये एरिया और ये एरिया, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो हमने बोला कि इस थ्योरी में, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्योरी में, जहां हम गॉसियन सरफेस इस्तेमाल करते हैं, वहां पर एरिया का वेक्टर हमेशा गॉसियन सरफेस के आउटवर्ड होता है, यानी बाहर की ओर होता है, उसके अंदर नहीं लिया जाता। तो इस एरिया का जो एरिया वेक्टर होगा वो दिस डायरेक्शन में होगा, यानी आई कैप डायरेक्शन में, और इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इससे दूर, यानी गॉसियन सरफेस से दूर, यानी माइनस आई डायरेक्शन में। तो टोटल फ्लक्स इस सरफेस से आ जाएगा माइनस ई आई डॉट
एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू माइनस आई, और सिमिलरली इस एरिया से आ जाएगा ई आई डॉट एरिया पाई आर स्क्वायर और डायरेक्शन आई कैप, यानी ये आ जाएगा माइनस ई पाई आर स्क्वायर और ये आ जाएगा प्लस ई पाई आर स्क्वायर। तो जब दोनों को जब सम कर दोगे तो ये भी आ जाएगा 0। तो यानी इस सिलेंडर से निकलने वाला सारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल आपको मिला 0। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेशन ना बहुत आसान भी है और बहुत ट्रिकी भी है। ट्रिकी मतलब आपको थोड़ा अपना माइंड खोलना पड़ेगा, थोड़ा आपको इमेजिनेशन आपका सही होना चाहिए। दूसरा सबसे फंडामेंटल चीज़ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेशन जो हम करते हैं जहाँ पर गॉसियन सरफेस होता है, तो कोई भी सरफेस लीजिए, उस सरफेस का जो नॉर्मल वेक्टर होगा यानी जो एरिया वेक्टर होगा वो उस गॉसियन सरफेस से दूर जाना चाहिए, उसमें नहीं आना चाहिए, गॉसियन सरफेस के अंदर की ओर नहीं आना चाहिए। जैसे इसका एरिया वेक्टर हम इस डायरेक्शन में नहीं ले सकते थे, इसका हमें बाहर ही लेना पड़ा, इसका हमें इधर लेना पड़ा। चाहे जहाँ भी आप लेंगे इस सरफेस पर बाहर की ओर, वो कभी भी इनक्लोज्ड गॉसियन सरफेस के इनसाइड नहीं आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर इसको आप हमेशा ध्यान में रखेंगे तो आपसे प्रॉब्लम्स गलत नहीं होंगी, वरना आप गलत कर देंगे। जैसे आपको लगा ये भी एरिया इक्वल, ये भी एरिया इक्वल और फ्लक्स हो गया ई इंटू ये एरिया और ई इंटू ये एरिया दोनों का सम और रिजल्ट आ गया कुछ, तो आप गलत हो, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इस साइड में होगी एरिया की, इसकी इस साइड में होगी, तभी 0 आया इस फ्लक्स, इस पूरे इन दोनों का फ्लक्स, इन दोनों सरफेस से पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका कैसे 0 आया? तो इसका ध्यान, इमेजिनेशन आपका सही होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर जा रहा है और इस तरफ जो भी सरफेस लेंगे, भाई ये राउंड सरफेस है, ऐसे से गोल गोल सरफेस ऐसे, तो यहाँ पर जो भी सरफेस लेंगे उसका जो सरफेस वेक्टर यानी जो एरिया वेक्टर कह लो या नॉर्मल वेक्टर कह लो, वो सरफेस से दूर जाएगा, यानी ऐसे जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर घुस रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर घुस रहा है और ये ऐसे है, तो एंगल दोनों के बीच में 90 डिग्री, तो cos 90 0, यानी कि फ्लक्स नेट 0। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखिए, तभी आप एकदम सही आंसर निकालेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।